नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एनटीए नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई 6 के अंतर्गत आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है मैला आंचल। तो मैला आंचल से बनने वाले सभी प्रश्नों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मैला आंचल, और मैला आंचल उपन्यास जानने से पूर्व कल यानी कि 5 मार्च को हमारे ढेर सारे भाई बहन एवं मित्रों का एनटीए नेट का पेपर था। कुछ बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो उन सभी भाई बहनों एवं मित्रों को नेट उत्तीर्ण करने की अग्रिम अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ ही कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिनके पेपर अच्छे नहीं हो पाए हैं। 1-2 प्रश्न से इनके नेट जेआरएफ रुक सकते हैं या बिल्कुल खराब पेपर हो गया है। तो उन सभी भाई बहन एवं मित्रों के लिए ढेर सारी हार्दिक संवेदना, और इसके साथ ही उनके साथ हम लोग बिल्कुल खड़े रहेंगे और दृढ़ संकल्पित होकर के एनटीए नेट जून का जो पेपर होगा उसमें हम लोग अच्छा करेंगे, और अच्छा करने के साथ ही साथ अधिक से अधिक हमारे जो भाई बहन एवं मित्र हैं वो बिल्कुल एनटीए नेट की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। ऐसे हम लोग कामना करेंगे और उसके साथ तैयारी करेंगे। तो चलें, अब जैसा भी अच्छा बुरा जो कुछ भी हुआ उसको हम लोग वहीं पे किनारे रख देते हैं, और आज से ही बिल्कुल एनटीए नेट जून की परीक्षा के लिए बिल्कुल एकदम डेडिकेट हो जाएंगे। उसकी तैयारी में हम लोग बिल्कुल संकल्प के साथ जुड़ेंगे। और इस क्रम में पहला उपन्यास हम लोग देखने चल रहे हैं मैला आंचल। मैला आंचल की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी में। किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो हम लोग जब उपन्यास विधा पढ़ रहे थे तो उपन्यास विधा में हमने इसका एक क्लू बनाया था कि कितना, बोले सर 54 एकड़। कहाँ पर? बोले रेणु के अंचल में। कितना? बोले सर 54 एकड़ जो भूमि है वो क्या है? मैली है, यानी कि ऐसी भूमि पर मैला वगैरह रखा जाता है। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि मैला आंचल कितना? बोले सर 54। किसका? बोले रेणु का। तो रेणु के आंचल में कितनी? बोले 54 एकड़ जो है मैली भूमि है। मैली फार मैला आंचल, 54 फार 1954, रेणु फार फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। क्या हुआ कि रेणु के आंचल में जो 54 एकड़ भूमि है वो कैसी है? मैली है। ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैला आंचल उपन्यास जानने से पूर्व हम लोग थोड़ा सा फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन परिचय को जानेंगे। बात करें जीवन परिचय की, तो जीवन परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग किसी भी कवि का, रचनाकार का जन्म जानते हैं। तो जन्म की बात करें तो 4 मार्च 1921 में जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म होता है, और मृत्यु जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी होगी। तो मृत्यु की बात करें तो 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को फणीश्वर नाथ रेणु जी का देहावसान होता है। तो कैसे दिमाग में रखें? एक क्लू बनाइएगा, 21 में जन्मे और 77, 21-77। कौन? बोले रेणु। रेणु क्या है? 21 की है और 77 वर्ष तक जिंदा रहती है। तो 21 में इनका जन्म हुआ रेणु का, और 1977 में इनका देहांत हुआ। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान बिहार राज्य, जो कि पूर्णिया जिले के अंतर्गत औरोही के एक गांव है, इसका नाम है हिंगना। तो इस हिंगना गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान में रख लीजिएगा। आपको बिहार भी पता होना चाहिए, बिहार का पूर्णिया जिला, और पूर्णिया जिले में औराही यानी कि औराही का एक हिंगना गांव है, उसी हिंगना गांव में रेणु जी का जन्म हुआ था। पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था शिलानाथ रेणु। और प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो है फारबिसगंज के अररिया स्कूल से हुई है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि प्रारंभिक शिक्षा जो है फारबिसगंज में हुई थी, और जहाँ का स्कूल है अररिया स्कूल। ठीक है ना। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं कि एक अध्यापक थे जिनका नाम था रामदेनी। तो रामदेनी अध्यापक का ढेर सारा प्रभाव जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी के ऊपर पड़ा हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा। मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने विराटनगर के में स्थित एक आदर्श विद्यालय से उत्तीर्ण किया था। तो विराटनगर आदर्श विद्यालय से मैट्रिक किया। ठीक है। 1942 में काशी इंटर कॉलेज से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे, यानी कि 1942 में इन्होंने जब काशी है ना इंटर कॉलेज में
पढ़ रहे थे, तो उसी दौरान ये स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए थे, ठीक है ना। और 1950 में नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। तो रेणु जी ने क्या किया, 1950 में नेपाली क्रांति में भाग लिया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और रेणु जी के वैवाहिक जीवन की बात करें तो रेणु जी ने कुल 3 विवाह किया था। पहला विवाह रेखा नाम की महिला से हुआ, दूसरा विवाह पद्मा से हुआ, और इन्हीं पद्मा जी के द्वारा 4 संतानें जो है उत्पन्न हुई थी। तो पद्मा से 4 संतान उत्पन्न हुई थी, और आगे चल के तीसरा विवाह भी करते हैं लतिका नाम की महिला से। तो मोटी मोटी बातें दिमाग में रख लीजिएगा कि रेणु जी ने 3 विवाह किया था, रेखा, पद्मा और लतिका से, तो ध्यान रखिएगा। और पद्मा से 4 संतानें उत्पन्न हुई थी, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। एक बार फिर सरसरी तौर पर देख लीजिएगा कि मैला आंचल बिल्कुल 54 एकड़ भूमि कहाँ मैली है, कहाँ रेणु के अंचल में। जन्म की बात करें 4 मार्च 21, मृत्यु 11 अप्रैल 1977। 21 की रेणु 77 वर्ष तक, 21 की जन्मी 77 तक जिंदा रही। कौन? रेणु, है ना। बिहार के पूर्णिया जिला का औरोही का हिंगना में। पिता का नाम शिलानाथ रेणु, और प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज के अररिया स्कूल से हुई, और रामदेनी अध्यापक का ढेर सारा प्रभाव इनके ऊपर था, ठीक है ना। मैट्रिक परीक्षा विराटनगर में स्थिति जो है आर्य विद्यालय से हुआ, आदर्श विद्यालय से हुआ है। तो मैट्रिक आदर्श विद्यालय से हुआ। और बात करें 1942 में काशी इंटर कॉलेज से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे, और 50 में नेपाली जो क्रांतिकारी है उस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। रेणु जी के वैवाहिक जीवन में अगर देखा जाए तो 3 विवाह इन्होंने किया। पहला रेखा से, दूसरा पद्मा से, और तीसरा लतिका नाम की महिला से किया था। दूसरी जो विवाह इन्होंने किया था यानी कि पद्मा जी के साथ, तो पद्मा से 4 संतानें उत्पन्न हुई थी, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे कुछ विशेष बातें हैं जो कि रेणु जी से संबंधित हैं, जिनमें अगर बात करें प्रथम कहानी की, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो पहला कहानी है उसका नाम है बट बाबा, ठीक है ना। तो बट बाबा पहली कहानी है। और पहली कहानी है तो अंतिम कहानी की बात की जाए तो अंतिम कहानी है भित्त चित्त, एक आंचलिक कथा है, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। यानी कि आंचलिक कथा की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है, भित्त चित्त से, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा कि पहली कहानी है बिल्कुल बट बाबा, अंतिम कहानी है भित्त चित्त, जो कि एक आंचलिक कथा है। रेणु जी की एक कहानी है जिसका नाम है तीसरी कसम, और तीसरी कसम पर एक फिल्म भी बनी है, इसे भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। अगली विशेष बात है कि आगे जी जो है रेणु जी के परम मित्र बदलाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात देख लीजिएगा कि आगे जी और रेणु जी में, है ना, ये मित्रता थी, ऐसी माना जाता है, ऐसी बातें लोग बताते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें कि प्रेमचंद के बाद माटी की खुशबू का लेखन रेणु जी ने ही किया है, और रेणु जी को आज़ादी के बाद का प्रेमचंद भी कहा जाता है। तो दिमाग में रखिएगा कि आज़ादी के बाद का प्रेमचंद बिल्कुल रेणु जी हैं, है ना। और आगे प्रेमचंद के बाद जो माटी की खुशबू का लेखन किसने किया, तो माटी की खुशबू का लेखन प्रेमचंद के बाद रेणु दिमाग में रख लीजिएगा। और एक विशेष बात है कि वर्ष 1972 ईस्वी में विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और हार गए थे। तो इसका भी एक क्लू बना लीजिएगा कि विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन बेहतर तैयारी ना होने के कारण हार गए। बेहतर फार 1972 में, तो बेहतर तैयारी ना होने के कारण चुनाव हार गए। विधानसभा का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था। तो मोटी मोटी बातें ये भी दिमाग में रख लीजिएगा कि पहली कहानी बट बाबा, है ना। अंतिम कहानी भित्त चित्त आंतरिक है। रेणु जी की तीसरी कसम पर फिल्म बनी है, सब जानते हैं। आगे जी के परम मित्र कहे जाते हैं, ध्यान में रखिए। और आज़ादी के बाद का अगर प्रेमचंद कहा जाए तो रेणु को, आज़ादी के बाद का प्रेमचंद रेणु है, और प्रेमचंद के बाद माटी की खुशबू का लेखन रेणु जी हैं। ध्यान में रखिएगा। 1972 में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। तो दिमाग में रखिए कब, 1972 में, 72 फार बेहतर तैयारी ना होने के कारण हार जाते हैं, ठीक है ना। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। हालांकि यहाँ से प्रश्न कम बनते हैं, लेकिन इन दिनों जो बात करें परीक्षा का दौर चल रहा है, आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न बन जाए और कहाँ से प्रश्न ना बने। अभी हाल ही में जो 5 तारीख का पेपर हुआ है, ढेर सारे भाई बहन बता रहे हैं कि उसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछे गए थे। तो एनटीए नेट की परीक्षा अब आपको रटने पर आधारित नहीं है, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसकी गहराई में जाना होगा,
तब आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए रेणु जी की कृतियों की बात करें तो कृतियों में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं उपन्यास। ठीक है ना। अब रेणु जी के उपन्यास की बात करें तो उपन्यास वाली विधा में हम लोग बहुत विस्तृत से पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको देखते हुए चलेंगे। तो कहा भी जाता है कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा उस विषय में आपकी पकड़ मजबूत होगी। चलिए रेणु जी के उपन्यास की बात करें तो पहला उपन्यास आप देख पा रहे हैं मैला आंचल 1954 में, दूसरा है परती परिकथा 1957 में, तीसरा है दीर्घतपा 1963 में, चौथा जुलूस 1965 में, पांचवा जो उपन्यास है कितने चौराहे 1966 में, और छठा है राम रतन राय 1971 में, और सातवां है पलटू बाबू रोड 1979 में 79 में। ठीक है ना। तो अब इन उपन्यासों का क्रम और इनका सन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए मोटा मोटा तो रेणु जी का एक विशेष महत्व है। ठीक है ना। तो इनके उपन्यासों से संबंधित क्रम लगाने के लिए प्रश्न एनटीए में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में इन उपन्यास को पूछा जाता है। इनके प्रश्न से भी प्रश्न आते हैं कि इनका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। ठीक है ना। तो क्लू देखिए, क्लू हम लोग यही पढ़ते हैं कि मैला आंचल की बात करते हैं तो रेणु के आंचल में कितना, बोले सर 54 एकड़ मैली आंचल है। मैली भूमि कितनी, बोले 54 एकड़। बिल्कुल। प्रति बोले प्रति भी कुछ भूमि है, कितनी, बोले सर 57 एकड़ प्रति भूमि है। कहाँ, रेणु के अंचल में। ठीक है। चलिए दीर्घतपा, अगर दीर्घताप होता है, जब खूब ताप पड़ेगा तो क्या होगा भैया, तिरछे दिखाई देती है ना। गाँव में देखे होंगे ना, जब दोपहरी चलती है तो बिल्कुल दोपहरी में तिरछी झलकती है। तो ध्यान में रखिएगा कि दीर्घताप होगा तो दोपहरी क्या होगी, बिल्कुल तिरछी झलकती है। ठीक है। चलिए आगे क्या होता है, जुलूस। भैया जुलूस करना है तो कम से कम, है ना, 6-5 लोग या 65 लोग होना जरूरी है। तो इसे दिमाग में रखिएगा कि जुलूस में 65 लोग होना जरूरी है। और जुलूस होगा तो पता नहीं कितने चौराहे से, अच्छे चौराहे से होकर गुजरना होगा। और क्या होगा, सबकी राय राम रतन राय भैया साथ एक हो, सबके साथ जो राय हो, सबकी राय साथ एक हो, एक साथ हो, है ना। इन्हीं की 71 में राम रतन राय, इनका एक उपन्यास है। और पलटू बाबू रोड, बात करते हैं, पलटू बाबू रोड तक जाते हैं, जो कि वहाँ से कितना दूर है, बोले सर 79 है ना किलोमीटर दूर है, वहाँ तक जाते हैं। ठीक है। तो एक किलो बना लीजिएगा कि मोटे मोटे क्या है कि रेणु नाम की कोई कन्या है, रेणु नाम का कोई व्यक्ति है, जिसको भी किलो में रखिए, एक इमेजिन करिए, कल्पना करिए क्या है कि एक उनके यहाँ जो मैली भूमि है वो 54 एकड़ है, प्रति भूमि 57 एकड़ है। तो 54 एकड़ मैला और बात करें प्रति 57 एकड़ प्रति भूमि के लिए वो दीर्घताप में, जब ताप बिल्कुल तिरछा चल रहा है, जुलूस निकालते हैं 65 लोगों के साथ। और पता नहीं कितने 6 अच्छे चौराहों से हो करके क्या करते हैं, सब एक राय लेकर के साथ चलते हैं और पलटू बाबू रोड पर जाकर के, जो कि वहाँ से 79 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जाकर के जुलूस करते हैं। तो मोटा किलो ऐसे बनाइएगा, आशा करते हैं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न बनने की ढेर सारी संभावना है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कहानी संग्रह की। तो रेणु जी ने ढेर सारी कहानियों का संग्रह किया है, जिनमें पहली कहानी है ठुमरी 1959 में, दूसरा है आधी रात की महक 1967 में, अग्निखोर की बात करें तो 1973 में, और अगला जो कहानी संग्रह है एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 में, और अगला कहानी संग्रह है अच्छे आदमी 1986 में। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए कहानी संग्रह की बात करें तो रेणु का कहानी संग्रह ठुमरी क्या बोले सर, सुमरी तो बिल्कुल 59 ठुमरी है। ठुमरी कितनी, 59। आदिम रात की महक क्या होती है, बोले सर आदिम रात की महक तो 6-7 घंटे महक, 6-7 घंटे। ठीक है ना। इन्हीं की 67। अग्निखोर, बिल्कुल सर, अगर अग्निखोर आ जाता है तो बिल्कुल 73 जाकर छुप जाओ। कहाँ छुपो, 73 पारे 73 में लिखी गई है। और एक श्रावणी दोपहर की धूप, है ना, अगर एक श्रावणी दोपहर की धूप मिल जाए तो भैया 84 अंश सेल्सियस, है ना, टेम्पर होता है, 84 का तापमान, 84 धूप 84। और अच्छे आदमी, है ना, 8 तो ऐसे मोटा क्लू बनाने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। रेणु की ठिमरी, बिल्कुल सर 59 वर्ष की है। आधी रात की महक रेणु के यहाँ 6-7 घंटे होती है। अग्निखोर रेणु के यहाँ 73 जाता है। श्रावणी की दोपहर में
बिल्कुल 84 तापमान होता है। और अच्छे अच्छे रेणु के यहाँ अच्छे बात करें तो अच्छे 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 लोग, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और एक बार तो नहीं याद होगा, लेकिन कम से कम 4-5 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। और आप कहीं भी जाएं, किसी भी नामी गिरामी कोचिंग में भी जाएंगे तो उनका भी यही फार्मूला होता है कि जो भी कंटेंट उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं उन सभी कंटेंट को कम से कम 6 बार 7 बार 8 बार पढ़ना होता है। और जो छात्र ऐसा कर पाता है वही आगे की परीक्षा में सफल होता है, ठीक है। चलिए आगे रेणु जी के संस्मरण और कुछ रिपोर्टार्ज आप देख पा रहे हैं, जिनमें पहला है ऋण जल धन जल। बिल्कुल ऋण जल ही धन जल है, किसके लिए बोले रेणु, ठीक है ना। नेपाली क्रांति की कथा रेणु की है। वन तुलसी की गंध रेणु लेते हैं और श्रुति और आश्रुति पूर्वजों को दिखाई दिया भैया रेणु का है। तो कहने का आशा है कि ऋण जल धन जल रेणु जी के द्वारा लिखे गए संस्मरण है। नेपाली क्रांति की कथा रेणु द्वारा, वन तुलसी की गंध रेणु द्वारा, और श्रुति और आश्रुति पूर्व की बात करें तो रेणु द्वारा लिखा गया है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं जिन्हें रेणु जी द्वारा लिखा गया है, जिनमें पहला है पार्टी के भूत है भैया। पार्टी के भूत किसके, बोले रेणु की पार्टी के भूत, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा, रेणु के पार्टी के भूत, है ना। आप कह सकते हैं कि रेणु की पार्टी में भूत है ना, रेणु की पार्टी के भूत। मारे गए गुलफाम, बिल्कुल रेणु से मारे गए। कौन, गुलफाम मार दिए गए, बोले कैसे, बोले सर रेणु से। आधी रात की महक अभी आपने देखा है 6-7 घंटे तक रहती है, कहाँ, रेणु के यहाँ, ठीक है ना। आगे क्या है, लाल पान की बेगम, कौन, बोले रेणु की बेगम क्या करती है, बोले सर लाल पान खाती है। तो लाल पान की बेगम किसकी है, रेणु की। रेणु की बेगम लाल पान खाती है, ठीक है ना। पंचलाइट भैया, पंचलाइट है ना रेणु की। रेणु के यहाँ क्या है, बोले सर पंचलाइट तो रेणु के यहाँ। तबे अकेले चलो रे, अकेला चलो रे, अकेला चलो, है ना। जब रेणु साथ ना दें तो अकेला चलो, है ना। और देखिए ठेस किसको, बोले भैया रेणु को, है ना। तो रेणु को ठेस लगी, ठेस किसको लगी सर, रेणु को लगी। और संबदिया कोई व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, रेणु से संवाद करो भैया, किससे, रेणु से। या आप कह सकते हैं कि संबदिया रेणु है, रेणु बड़ी संबदिया है, संबदिया संवाद करती है। और रस की प्रिया तो रेणु है, रस की प्रिया, रासे रेणु, है ना। तो रसप्रिया रेणु, दिमाग में रख लीजिएगा। और इनसे कभी कभी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन जाते हैं। और ठेस की बात करें तो एक बार एनटीए नेट में ठेस पूछा गया था, तो ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं घूमते घामते अपने जो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, मैला आंचल, ठीक है ना। यही मैला आंचल है कि मैली भूमि कितनी, बोले सर 54 एकड़, ठीक है ना। किसने, रेणु के अंचल में, यानी कि रेणु द्वारा लिखा गया 1954 में मैला आंचल उपन्यास, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और जो भी बिंदु आपको लगेंगे नोट करने लायक है उसे आप आसानी से अपनी जो नोट पुस्तिका है उसमें नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जो मैला आंचल है, मैला आंचल के प्रमुख पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे, जिनमें पहला पात्र आप देख रहे हैं प्रशांत बनर्जी, ठीक है ना। आप प्रशांत बनर्जी की बात करें तो प्रशांत बनर्जी एक युवा डॉक्टर हैं जो कि कमला का इलाज करते हैं। और बचपन में ही अनाथ हो गए थे, तो जब अनाथ हो गए तो डॉक्टर अनिल बनर्जी की स्नेहमयी पत्नी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और बाद में ये डॉक्टर बन जाते हैं। तो डॉक्टर बनने के बाद इनको ढेर सारे स्कॉलरशिप फेलोशिप वगैरह मिलती है विदेश जाने के लिए, लेकिन उस प्रस्ताव को ये ठुकरा देते हैं और गांव में ही लोगों का मतलब इलाज करने का संकल्प लेते हैं, सेवा करने की बात करते हैं। और जब ये मोरीगंज गांव में आते हैं तो वहाँ पर इनका पहला पेशेंट जो है कमला होती है और कमला को इनके इलाज द्वारा लाभ मिलता है, स्वस्थ होती है। और बाद में उसी कमला से प्रेम हो जाता है और विवाह के पूर्व कमला जो है गर्भवती भी हो जाती है और बाद में प्रशांत और कमला का विवाह भी होता है। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा कि कौन से, बोले कि प्रशांत बनर्जी, ठीक है ना। तो ध्यान में रख लीजिएगा, युवा डॉक्टर हैं, कमला का इलाज करते हैं, जो कि पूर्व में अनाथ थे। अनिल बनर्जी की स्नेहमयी पत्नी ने इनका पालन पोषण किया था और कमला से प्रेम करते हैं और बाद में कमला से विवाह भी करते हैं, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगले पात्र के रूप में आप देख पा रहे हैं कमला की बात करें तो ये वही कमला है जिसका इलाज डॉक्टर प्रशांत बनर्जी जी ने किया था।
कमला की बात की जाए तो कमला गांव के एक विश्वनाथ जी हैं जो कि पेशे से तहसीलदार हैं। उनकी इकलौती बेटी का नाम कमला है। अब बार बार जो है अलग अलग कारणों से उसका विवाह नहीं हो पाया, और जब विवाह नहीं हो पाया तो मानसिक रूप से वो बीमार हो जाती है, और उस बीमारी का जो इलाज है वो डॉक्टर प्रशांत बनर्जी द्वारा होता है, वह ठीक हो जाती है। और बाद में डॉक्टर प्रशांत बनर्जी से इसका प्रेम होता है, और उन्हीं के साथ कमला का विवाह जो है विश्वनाथ तहसीलदार द्वारा कर दिया जाता है। और उसके विवाह से इतने खुश हो जाते हैं जो कि अपने जितने भी उस तरह के लोग रहते हैं उनको 5-5 बीघे खेत जो है पुरस्कार में बांट देते हैं। तो यहाँ तक की कहानी आप इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। बात करें विश्वनाथ की, तो अगला जो प्रमुख पात्र हैं विश्वनाथ, गांव के तहसीलदार हैं, कमला के पिता हैं, लोगों का शोषण करते हैं। लेकिन एक बार अभी हमने चर्चा किया कि जब कमला और प्रशांत की शादी हो जाती है तो शादी की खुशी में ये 5-5 बीघा जमीन लोगों को दान कर देते हैं। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगला पात्र आप देख पा रहे हैं बलदेव। बलदेव कौन है भैया? बलदेव कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, लक्ष्मी की सहायता करते हैं और लक्ष्मी से प्रेम भी करते हैं। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से प्रशांत के विषय में कथन सही है, निम्नलिखित में से कमला के विषय में कथन सही है ना, विश्वनाथ के विषय में या बलदेव के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल आपको डेप्थ में जाना होगा, हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए चलना होगा, तभी आप अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे हैं बावन दास। बावन दास की बात करें तो शारीरिक रूप से अक्षम एक पात्र है जिसे आप कहते हैं बावन दास। ठीक है, अगला जो पात्र देख रहे हैं सेवाराम। सेवाराम कौन है? यानी कि सेवादास। सेवाराम नहीं बल्कि सेवादास कौन है? तो भैया देखो, सेवादास की बात करें तो एक कबीर मठ है और कबीर मठ के पुजारी हैं, आप कह सकते हैं कि महंत हैं, जो कि 8-9 वर्ष की एक कन्या है जिसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी को दासी बनाते हैं। तो लक्ष्मी को जब दासी बनाते हैं उसके कुछ समय बाद जो है ये अंधे हो जाते हैं। जब अंधे हो जाते हैं तो लोगों में ये बात फैल जाती है कि इस कारण से अंधे हो गए क्योंकि ये जो है 8-9 वर्ष की जो कन्या है उसको दासी बनाए थे, इस कारण से जो उनकी दुर्दशा हुई है और बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मी की बात करें तो ये वही लक्ष्मी है जो कि 8-9 वर्ष की है, जो कि महंत की बात करें, महंत शिवादास की सेविका बनती है और बलदेव की अनन्य प्रेमिका है, बलदेव से प्रेम करती है। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगला पात्र है रामदास, है ना, सेवादास का शिष्य है, यानी कि चेला है रामदास। ठीक है ना, तो सेवादास का शिष्य हुआ रामदास। कबीर मठ के पुजारी जिनको आप कह रहे हैं सेवादास, उन्हीं का शिष्य है रामदास। इसकी भी नज़र जो है थोड़ा बहुत लक्ष्मी के ऊपर पड़ती थी और ये भी प्रेम में पड़ा हुआ है। रामदास किसके? बोले रामदास हैं तो रामदास ने राम प्यारी के साथ। ठीक है ना, किस पर? राम प्यारी। और राम प्यारी को राम प्रिया भी आप देखेंगे कहा जा रहा है। इनकी दासी है, यानी कि दासी है, दासी होने के साथ साथ इनकी प्रेमिका है, इससे इनका प्रेम प्रसंग चलता है। तो रामदास का राम प्यारी से या राम प्रिया से। ठीक है, चलिए अगला पात्र है कालीचरण। बात करें कालीचरण की तो कालीचरण एक पात्र है जो कि मंगला के साथ संबंध के कारण चर्चा में आता है ना, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। और मंगला की बात करें तो मंगला, है ना, जो कि मंगला मास्टरनी है और कालीचरण से प्रेम करती है। तो मंगला और कालीचरण के प्रेम को लेकर के इस उपन्यास में ढेर सारी फजीहत हुई है, ढेर सारी अफवाहें उड़ाई गई हैं, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो मोटे मोटे तौर पर आप इन सभी पात्रों का परिचय आपने देख लिया है कि डॉक्टर प्रशांत की बात करें तो डॉक्टर हैं, प्रशांत बनर्जी डॉक्टर हैं, मुख्य पात्र आप कह सकते हैं कि इसमें तो कोई प्रमुख मुख्य पात्र नहीं है। ठीक है ना, तो प्रशांत जी डॉक्टर हैं पेशे से, कमला का इलाज करते हैं आपने देखा, विश्वनाथ को आपने देखा, बलदेव को देखा। तो सारे पात्रों को देखने के बाद आपके दिमाग में एक मोटी मोटी बात आप बन चुकी होगी। ठीक है ना, चलिए बात करें मैला आंचल की कथा वस्तु की। तो बिल्कुल ध्यान से कथा वस्तु को आप लोग सुनिएगा और जो बिंदु आपको लगेगी कि मतलब नोट करने लायक है उसे आप नोट कर लीजिएगा।
देखिए, थोड़ी सी भूमिका अगर देखी जाए तो इस उपन्यास के बारे में रेणु जी ने खुद लिखा है कि यह मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। सबसे बड़ी बात है कि आंचलिक उपन्यास है, ठीक है ना, जिसका कथानक बता रहे हैं कि पुड़िया जिला को मैंने लिया है और पुड़िया जिले के एक हिस्सा यानी कि एक गांव है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि पुड़िया जिला है ना, पुड़िया जिला, बिहार का पुड़िया जिला, और पुड़िया जिले का एक गांव जो कि बड़ा पिछड़ा है, उसे प्रतीक मान करके इस उपन्यास की कथा को क्षेत्र बनाया गया है। मैला आंचल के कथानक में लेखक ने 1942 से लेकर के गांधी जी के निधन तक का, 1942 से लेकर के गांधी जी की डेथ तक का, है ना, जो परिस्थितियां हैं कहाँ की, मेरी गांव की, और जनजीवन का जो जीवंत चित्र है उससे मैला आंचल उपन्यास में प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। और उस मेरी गांव की बात करते हैं। मेरी गांव में, है ना, विभिन्न वर्गों के लोग रह रहे हैं और सभी वर्गों के लोग अपने अपने टोले में रहते हैं। अगर बात करें मुख्य जातियों की तो मुख्य जातियों में राजपूत थे, कायस्थ थे और कुछ यादव लोग भी थे, ठीक है ना। और जो ये मोरी गांव है, इस मोरी गांव के विकास में कुछ बाधक तत्व भी हैं जो कि इसके विकास को प्रभावित करते हैं, जिनमें पहला कारण था कि प्राचीन रूढ़िगत संस्कार, दूसरा कारण था छुआछूत, और तीसरा कारण था कि आपसी संघर्ष, आपस में लोग लड़ते झगड़ते रहते थे। इस कारण से भी इस गांव का विकास नहीं हो पाया था। और चौथा प्रमुख कारण था कि अंधविश्वास, है ना। तो अंधविश्वास आदि कारणों से इस गांव का जो विकास है बिल्कुल नहीं हो पाया था। तो ये मोटी मोटी चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा कि प्राचीन रूढ़वादी संस्कार था, छुआछूत की समस्या थी, आपसी संघर्ष हुआ करता था और अंधविश्वास खूब उनमें भरा हुआ था। इस कारण से इस गांव का जो विकास नहीं हो पाया था, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जनता, अब बात करें तो उन दुश्मनों को समझने लगी थी जो आज़ादी मिलते ही खद्दर पहन करके देशभक्ति और जनसेवा का व्रत लेते हैं पर पक्के स्वार्थी होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि स्वार्थी व्यक्तियों को भी जनता समझ चुकी थी, ठीक है। चलिए, आपने भूमिका देख लिया। तो भूमिका में मोटी मोटी बात आप ये देखिएगा कि जो पुड़िया जिला है, पुड़िया जिले के अंतर्गत एक गांव है, गांव का नाम मोरीगंज है। तो मोरीगंज को ध्यान में रखिएगा। वहाँ के विकास से बाधक 4 तत्व, प्राचीन रूढ़ संस्कार, दूसरा छुआछूत, आपसी संघर्ष और अंधविश्वास, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कथा वस्तु की बात करें तो उपन्यास की जो शुरुआत होती है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक बंगाली अधिकारी हैं, मलेरिया सेंटर खोलने के लिए गांव में सुरक्षा कर्मियों के साथ आए हैं। तो उपन्यास की शुरुआत यहीं से हो जा रही है कि एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है और उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अधिकारी हैं जो कि मलेरिया का सेंटर खोलने के लिए गांव में कुछ सुरक्षा कर्मी के साथ आए हैं। जब गांव में एक खबर फैलती है तो गांव के लोग जो है, स्वतंत्रता सेनानी जिसका नाम बलदेव है, अभी आपने न पात परिचय में देखा है कि बालदेव क्या है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, स्वतंत्रता का सेनानी है, ठीक है ना, उसको खुद ही बांध लेते हैं क्योंकि वह 2 साल जो है जेल की सज़ा काटकर आया हुआ है। तो इस कारण से खादी पहनता है और जय हिंद बोलता है। फिर इस घटना के बाद जो है बलदेव को जो है लोगों ने अतिरिक्त सम्मान भी दिया कि यह क्या है, एक स्वतंत्रता सेनानी है ना। तो इस कारण से बलदेव को ढेर सारा सम्मान मिलता है। ये तो आप यहाँ पर देखेंगे। आगे बंगाली जो अफसर हैं उनका एक किरानी था जिसका नाम था चिंतन बाबू। ये चिंतन बाबू पहले कांग्रेस के दफ्तर का किरानी था जो बाद में बलदेव का प्रशंसक है। और इस गांव का नाम पहले कुछ और था। गांव के नाम के बारे में बता रहे हैं कि पहले कुछ और था। यानी कि 20वीं शताब्दी की जो शुरुआत होती है तो नील की खेती के लिए अंग्रेज गांव और जंगलों को काट करके मैदान में तब्दील कर दिए थे, ठीक है ना। तो नील की खेती के लिए कब 20वीं शताब्दी में अंग्रेज ने क्या किया कि गांव के जंगल को काट करके मैदान में बना दिया। उसी समय WG जो मार्टिन ने इस गांव में अपनी कोठी बनवाई और इस गांव का नाम अपनी पत्नी के नाम पर मेरी गंज रख दिया। लेकिन यहाँ 1 सप्ताह ही रुक पाए थे कि जराकिया बुखार से जो इनकी पत्नी है जिनका नाम मेरी था, मेरी चल बसी।
मार्टिनेज को इससे बहुत दुख हुआ तथा पोस्ट ऑफिस से पहले ही ये डिस्पेंसरी खुलवाना चाहते थे, लेकिन जो क्या हुआ कि इस काम को वह पूरा नहीं कर पाया और पागल होकर मर गया। अब 35 साल बाद जो है फिर से मलेरिया सेंटर खुलने जा रहा है। तो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा कि 35 साल पहले क्या हुआ था, जब इसका नाम मेरीगंज नहीं था, ठीक है ना, तो आपने देखा था कौन नील की खेती कराने के लिए जंगल और पेड़ को काटा गया, उसको साफ मैदान में बदला गया। उसी में जी मार्टिन ने एक कोठी बनवाई अपनी पत्नी के नाम पर, जिसका नाम मेरी था, मेरीगंज रखा, और 1 सप्ताह बाद ही वो जकरिया बुखार से ग्रसित होती हैं, मर जाती हैं। इससे जो मार्टिन को बड़ा दुख होता है और वो भी पागल होकर के मर जाता है। तो ये कहानी आपने देखा, और 35 साल बाद फिर उसी गांव में मलेरिया सेंटर खुलने जा रहा है। सामाजिक भेदभाव भी आपको महिला आंचल उपन्यास में दिखाया गया है कि गांव में कबीरपंथी लोग भी रहते हैं। कबीरपंथी जो डेरे की बात किया जाए तो महंत को भी आपने देखा कि सेवादास है, लक्ष्मी नाम की लड़की को लेकर महंत की बदनामी हुई है, और बाद में महंत अंधा हो जाता है तो लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि लक्ष्मी जैसी अबोध बालिका को दासी बनाने के कारण ही वह अंधा हुआ है। सेवादास के चेले जिसका नाम है रामदास की नज़र भी लक्ष्मी पर थोड़ी बहुत थी, जिसे लंपट समझा जाता था। कथा का आरंभ डॉक्टर प्रशांत के गांव से होता है कि गांव पहुंचने से पहले ही लेखक ने जो गांव की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का एक रेखाचित्र उकेरा है। डॉक्टर प्रशांत जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महंत जो है सेवादास की मृत्यु हो जाती है, और पहली बार मिथिला की जो लोक संस्कृति तथा बीजक का पाठ शुरू होता है, और तब महंत का चेला जिसका नाम रामदास है वो एक निर्गुण गाता है, और इस प्रकार से निर्गुण है कि कांच ही बांस के पिजरा जामे दियरा न बाती हो, अरे हंसा उड़ल आकाश कोई संग न साथी, ऐसा कुछ गाता है। अब महंत सेवादास की मृत्यु के बाद जो दासी लक्ष्मी थी और स्वतंत्रता सेनानी अभी जिसको देखा था बलदेव में भी निकटता आती है, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में बलदेव तथा बप्पन दास जैसे लोग, लाखों लोग जो कि ईमानदार कार्यकर्ता ने आंदोलन चलाया था। तो गांधी जी के जीवन काल में और बाद में यही भिन्न भिन्न जो है विकृतियों के शिकार हो गए। डॉक्टर प्रशांत एक अनाथ बालक हैं जिसे डॉक्टर अनिल बनर्जी की स्नेहमयी जो पत्नी है उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था। सन 1942 में जब जन आंदोलन हुआ तो डॉक्टर ने हिस्सा लिया, और 1946 में विदेश जाने के बजाय वो मेरीगंज में मलेरिया रिसर्च सेंटर खोलने का फैसला करता है। कौन? वही डॉक्टर है ना, प्रशांत बनर्जी, ठीक है ना। अब वही प्रशांत बनर्जी जो है मार्टिन के सपनों और आदर्श को पूरा करने के लिए मेरीगंज आया है। उसकी जो एक मित्र हैं जिनका नाम ममता है, उससे विश्वनाथ का प्रसाद देती हैं, जो स्वयं भी पेशे से डॉक्टर हैं। अब गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। अब यहाँ सीधे का अर्थ है कि अनपढ़ है, ज्ञानी और अंधविश्वासी हैं, तो वास्तव में वो सीधे हैं, मतलब अनपढ़ ज्ञानी अंधविश्वासी हैं। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 4-5 बार ठग लेंगे, और ठगे जाने के बाद भी आप उनकी सरलता पर मुग्ध हो जाएंगे। यह सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। औरतें साधारणतः सुंदर होती हैं। तो ऐसा कुछ लेखक ने लिखा है वहाँ के लोगों के बारे में कि बड़े सीधे साधे दिखते हैं, और सीधे साधे का अर्थ है कि मतलब अनपढ़ ज्ञानी अंधविश्वासी। लेकिन वास्तव में अगर सांसारिक बुद्धि की बात करें तो हम जैसे लोगों को दिन भर में 4-5 बार ठग लेंगे, और उसके बाद भी हम लोग उनकी बातों पर मुग्ध हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा बता रहे हैं। अब डॉक्टर प्रशांत जो है इनकी प्रथम रोगी कमला है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। विश्वनाथ की जो है बेटी हैं जो एक मानसिक रोगी हैं। अब कमला एक युवा लड़की है जिसका अनेक कारणों से अनेक बार विवाह नहीं हो सका। 2-3 बार जो है बात पक्की हुई पर शादी नहीं हो पाई। अब कोई भी लड़का जो है कमला से शादी करने को तैयार नहीं हो रहा है, जिससे कमला को मानसिक आघात लगता है,
और कमला जो है बीमार चलती है। कमला विश्वनाथ तहसीलदार की इकलौती बेटी है और डॉक्टर प्रशांत जो है इसका इलाज रेडियो के गीत से करते हैं और कमला खिलखिलाकर हंसने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बढ़ने लगता है और कुंवारी जो कमला है वो माँ तक बन जाती है। बाद में इनका विवाह भी होता है। लेकिन गांव के जनजीवन में वैसा तूफान नहीं आता है जैसा काली चरण और मास्टरनी मंगलना के संबंधों को लेकर हुआ था। तो रेणु जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। इसमें आप देखेंगे कि महंत सेवादास का लक्ष्मी के साथ संबंध है, महंत रामदास का राम प्यारी यानी कि रामप्रिया के साथ संबंध है, वही फुलिया को देखेंगे तो सहदेव के साथ संबंध है। अब राम प्यारी की माँ आदि का भी संबंध दिखाया गया है। फुलिया एक ऐसी विधवा बेटी है लेकिन उसके माँ बाप उसी की कमाई से अपना घर चलाते हैं और फुलिया स्वयं भी एक खलासी यानी कि कंडक्टर से शादी करना चाहती है, लेकिन माँ बाप के आगे कुछ नहीं बोल पाती और अपनी मामी के सामने थोड़ा कुछ बोलती है, लेकिन मामी भी उसकी कुछ सहायता नहीं कर पाती हैं। तो इस प्रकार से अगर बात करें मैला आंचल उपन्यास की तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन व्यवस्था और भारतीय स्वतंत्रता के जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय विभिन्न राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक राजनीतिक दल के रूप में और एक शासक वर्ग के रूप में जो प्रतिनिधि के रूप में है, तो भारतीय ग्रामीण समाज के वर्ग और वर्ग के अंतर विरोधों का चित्रण इसमें किया गया है और स्वतंत्रता के बाद जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था का चित्रण आपको मैला आंचल में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो मोटी मोटी बातें हैं मैला आंचल उपन्यास के अंतर्गत उसे आप लोग विधिवत देख लीजिएगा और यहाँ से जो बनने लायक प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो विधिवत 3-4 बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका कथा वस्तु पात्र आदि सब तैयार हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम किसी एक नए उपन्यास के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।